चलो बच्चों, हम लोग जेनेटिक्स का रिवीजन कर रहे थे और आज हम लोग पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, या पुराने जमाने में कहते थे हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते थे कि मेंडल ने सात के सातों करेक्टर को पहले वन बाई वन पढ़ा था। उन्हीं में से एक करेक्टर स्टेम हाइट को ध्यान में रखते हुए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना। देखो भाई, क्या किया इन्होंने, एक तो स्टेम हाइट के लिए दो ही ट्रेट हुआ करते थे, टाल और ड्वार्फ। जो टाल प्लांट होते थे एवरेज 6 से 8 फीट के बीच इनकी लंबाई हुआ करती थी और 1.5 से 2 फीट की लंबाई हुआ करती थी ड्वार्फ प्लांट की। अब कहा था कि सोचो, खेत में बैठे कर क्या सकते, ना माइक्रोस्कोप है ना कोई लैब है। तो ये क्या करते थे कि दोनों जो ट्रेट है, चूंकि मटर का पौधा बाइसेक्सुअल था तो बता ही चुके थे कि एक्सपेरिमेंट का एक पार्ट होता था कि जिसको ये फीमेल प्लांट बनाते थे, कैंची से सबसे पहले तो उसके एंथर कार्ड हटा देते थे, मस्कुलिन जेंडर कार्ड हटा देते थे, अर्थात इमैस्कुलेशन कर देते थे। फिर कहते थे कि इसके पॉलिन ग्रेन लाके इसके ऊपर छिड़कते थे धूल की तरह, डस्टिंग करते थे। बाद में इसको लिफाफा से ढक देते थे, बैगिंग कर देते। और जब अंदर अंदर फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन हुआ, सीड को कलेक्ट करके जब जमीन पर डाला तो देखा कि F1 जनरेशन, जो भी पौधे तैयार हुए वो बच्चों की पहली जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहलाई। और उन्होंने अच्छा, फिर इन F1 से सेल्फिंग कराई, F2 जनरेशन, ऐसे ही F3 और F4 जनरेशन तक, हमने कहा था 4 जनरेशन तक स्टडी किया करते थे। ये तो रहा इनका एक्सपेरिमेंट टालनेस को लेकर। तुम भी गौर से देखो और जो उन्होंने भी देखा था, जब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, यही सबसे मेन है। इसी से इनका निष्कर्ष निकला था, कंक्लूजन निकला था। पहली गजब की बात, इन F1, जरा F1 जनरेशन को गौर से देखो। क्या देखा कि 1 2 3 4 हजार 2000 जितने पौधे थे सब सेम हाइट के थे, सब टॉल थे। जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो क्या देखा, F1 जनरेशन में ओनली वन पेरेंटल ट्रेट अपीयर हो रहा है। यहां पर एग्जाम्पल के लिए बात करें, केवल टॉलनेस अपीयर हो रही। कोई बात नहीं, चलो आगे देखते हैं। सेल्फिंग करा के F2 पैदा की, F2 में कुछ और ही देखने को मिला। क्या देखने को मिला कि F2 जनरेशन में सेकेंड पेरेंटल ट्रेट भी अपीयर हो जा रहा है। F1 में आल टाल थे, F2 में सेकेंड पेरेंटल ट्रेट भी अपीयर हो जा रहा है। ये अलग बात है कि जितने भी पौधे हैं उनमें से 75% या कह दो 3/4 F1 जैसे दर्शा रहे हैं और 1/4 सेकेंड पेरेंटल ट्रेट भी अपीयर कर रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। F3 F4 में क्या देखा, गजब की बात देखी। F3 F4 में जैसे F3 में होता था बिल्कुल वैसे ही F4 में भी होता था, तो उसको हमने थोड़ा सी डिटेल नहीं बताया, जगह भी नहीं है। इन्होंने क्या देखा, जब F2 से F3 या F3 से जब F4 प्रोड्यूस की तो देखा जो ड्वार्फ प्लांट होते हैं वो ऑलवेज ड्वार्फ ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। F2 के ड्वार्फ से F3 ड्वार्फ आए, F3 के ड्वार्फ से F4 ड्वार्फ आए, यानी कि ड्वार्फ प्लांट ऑलवेज ड्वार्फ 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 प्रोड्यूस कर रहे हैं। इससे क्या पता चला कि ड्वार्फनेस दर्शाना होमोजाइगस कंडीशन का लक्षण है। ड्वार्फ प्लांट प्योर लाइन या ऑलवेज ट्रू ब्रीडिंग होते हैं। लेकिन जब F3 F4 को गौर किया, खासतौर से टाल प्लांट को गौर से देखा, तो अजीबोगरीब रिजल्ट देखने को मिला कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो टाल तो प्रोड्यूस करते ही हैं, 1/4 ड्वार्फ भी प्रोड्यूस करने लगते हैं, और कुछ ऐसे टाल होते हैं जो ऑलवेज टाल 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 ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। इससे क्या पता चला, इससे बात पता चली कि जो टालनेस दर्शाने वाले पौधे हैं ये गारंटी नहीं अंदर से शुद्ध हो, यानी कि कैपिटल टी हो, ये अंदर से गड़बड़ भी हो सकते हैं, तभी तो रिजल्ट गड़बड़ा जाता है। यानी कि टालनेस पे भरोसा नहीं, लेकिन ड्वार्फनेस पे गारंटी भरोसा है। तो पहले क्या देखा, F1 में ओनली वन पेरेंटल ट्रेट अपीयर हुआ। F2 में क्या देखा, सेकेंड पेरेंटल ट्रेट भी अपीयर होना शुरू हो गया, भले 1/4 पौधों में है। F3 F4 में क्या देखा, ड्वार्फ से सदा ड्वार्फ प्रोड्यूस होते हैं, टाल के रिजल्ट में गड़बड़ भी हो सकता है। चौथा मालूम क्या देखा, प्रत्येक जनरेशन में देखो, इन्होंने देखा कि जो टाल प्लांट हो रहे हैं उनके टालनेस में कोई कमी नहीं हो रही। ऐसा नहीं कि टाल 7.5 फीट के थे, ये 1.5 फीट के थे तो दोनों के कैरेक्टर मिक्स होके F1 में 4.25 फीट 4.25 फीट के हो गए ना।
अगर फादर इनकी पेरेंट टाल 7 फीट था तो F1 के सारे 7 फीट के ही हैं। F2 में भी जितने टाल हैं सब 7 फीट के ही हैं। F3 F4 में भी सारे टाल 7 फीट के ही। इसका मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन टालनेस में कोई कमी नहीं आ रही। तुरंत इनके मन में एक आइडिया आया। पहले तो ये आइडिया आया कि इसका मतलब ये हुआ कि जो भी है, देखो किसी को नहीं पता था, इन्हें भी नहीं पता था, ये भी खेत में बैठे थे, कोई लैब में तो काम कर नहीं रहे थे, ये कुछ नहीं जानते थे जीन्स किसको कहते हैं, क्रोमोसोम्स किसको कहते हैं। ये तो ये सोचते थे कि करेक्टर को जनरेशन आफ्टर जनरेशन ले जाने वाला कोई तो है, वो क्या है, कौन है, कहां है, नहीं पता। उस अननोन एंटिटी को फैक्टर बोल दिया। इन्होंने कुछ और ही बोला था, लेकिन अब उधर डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। तो जब इन्होंने देखा कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन टालनेस में कोई कमी नहीं आ रही, तो इनके मन में तुरंत आया कि इसका मतलब ये हुआ कि करेक्टर को जो भी ले जा रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, वो स्टेबल होता होगा, समय के अनुसार उसके नेचर में कोई चेंज नहीं होता होगा। और जानो, इनकी स्टेबल एंटिटी है वो कोई। F2 जनरेशन में ड्वार्फनेस अर्थात सेकंड ट्रेट का अपीयर होना भी ये दर्शाता है कि करेक्टर को जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी ले जा रहा है वो दूध और पानी की तरह नहीं होगा, क्योंकि दूध और पानी अगर मिला दिए तो ब्लेंड कर जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, फिर उन्हें दोबारा दूध और पानी को अलग करना मुश्किल है। इनके मन में आया कि करेक्टर को जो भी ले जा रहा है वो चावल और दाल की तरह होता होगा, दोनों मिला के खिचड़ी भी तैयार हो सकती है और जरूरत पड़े तो दोनों चावल और दाल अलग भी किए जा सकते हैं। कोई समझ पा रहा हम क्या कह रहे हैं? तभी इन्होंने निष्कर्ष निकाला क्या कि करेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट। डिस्क्रीट माने होता ही है आइसोलेटेड स्टेबल यूनिट। ऐसे समझो, हम तो यहां बनाते ही इसलिए कांच के कंचा जैसे गोल मटोल बनाते हैं, क्योंकि कैपिटल टी लिखने से लेटर की फीलिंग आती है, गोल मटोल बनाने से किसी फैक्टर की, किसी डिस्क्रीट यूनिट की फीलिंग आती है। तब उन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि करेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स called factor present in pair, और in case of dissimilar condition। देखो यहां पर अगर इसको हम सॉलिड फैक्टर को बोले तो इसको कैपिटल टी मान लेना। जैसे गाउनिक देखा होगा, बंदूक में कारतूस डालते हैं, बारूद है तो ट्रिगर दबाओगे धाय से आवाज आ जाएगी अर्थात इफेक्ट आ जाएगा। तो इनको कैपिटल टी वैसे तुम पढ़ सकते हो, हम तो इनको सॉलिड फैक्टर अर्थात इफेक्टिव फैक्टर कहते हैं। और ये खोखले फैक्टर पढ़ाए, चाहो तो इनको स्मॉल टी पढ़ दो, वरना हम तो करें ये वो कारतूस है जिनमें बारूद नहीं है, ये केवल खोखा है। क्या खाक इफेक्ट दर्शाएंगे, क्या खाक फायर करेंगे? तो करेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट प्रेजेंट इन पेयर, और इन केस ऑफ डिसिमिलर कंडीशन वन फैक्टर डोमिनेट्स द अदर। इन्होंने कहा था, तो यहां पर भी दो फैक्टर बनाए, यहां पर भी दो फैक्टर बनाए। और हम तुम्हें बताएं, लेकिन यहां तो चलो कैपिटल टी है माना, इन दोनों के चक्कर में पौधा टाल हो गया। स्मॉल टी है अर्थात एक भी कारतूस टालनेस लाने वाला, इफेक्ट लाने वाला है ही नहीं, ये तो कारतूस के केवल खोल है, खोखा है, इसलिए टालनेस नहीं आएगी, कोई बात नहीं। लेकिन यहां पर गौर देखो, F1 में गौर देखो, एक कैपिटल टी है दूसरा स्मॉल टी, एक भरा हुआ कारतूस एक केवल खोखला है, तो ये वाला कारतूस चल जाएगा, फायर हो जाएगा, मतलब इफेक्ट आ जाएगा, मतलब टालनेस आ जाएगी। तो यही तो कहते थे कि इन केस ऑफ डिसिमिलर फैक्टर कंडीशन वन डोमिनेट्स द अदर। जब डिसिमिलर होते होंगे, जब हेटेरोजाइगस कंडीशन होती होगी, तो एक रंगबाजी दिखा देता है, इफेक्ट ला देता है, या कह सकते हो एक डोमिनेट कर जाता है, प्रभावी हो जाता है दूसरे के ऊपर, इसलिए इसकी वजह से लक्षण आ जाता है, कैरेक्टर आ जाता है, टालनेस आ जाती है। इन्हीं तीनों पॉइंट को मिला के फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोला गया था। वैसे इसका क्या नाम होता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। 3 लॉ सुने होंगे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में, इनमें से पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस। इन्हीं तीनों पॉइंट्स को मिला के कहते हैं। अब जब F1 तो चलो समझ में आ गया, लेकिन F2 में ये सेकंड पैरेंटल ट्रेट क्यों अपीयर हो गया? तो इन्होंने क्या कहा कि ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, तुम भी जानते हो, हम लोग जानते हैं कि गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, गैमीट्स हैप्लॉइड होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन वन फैक्टर सेग्रीगेट, वन फैक्टर सेपरेट फ्रॉम अनदर फैक्टर।
जब ये गैमीट्स बनते होंगे, ये तो कोई सोमेटिक सेल है, इसके शरीर कोई सोमेटिक सेल है, और तुम जानते हो क्योंकि सेल पॉलिनेशन कराया, तो जैसा रूट स्टेम लीफ की सेल्स में होता है वैसे एंथर और गाइनोसियम की प्रत्येक सेल में होता है। तो हमने ये कोई सोमेटिक सेल बनाई, सोमेटिक सेल अभी एंथर या गाइनोसियम की सेल बनाई, ऐसे समझो माइक्रोस्पोर मदर सेल या मेगास्पोर मदर सेल बनाई, अब उसी से गैमीट्स बनेंगे। गैमीट्स आर ऑलवेज एप्लॉयड है। तो गैमीट्स बनते होंगे तो ये एक फैक्टर किसी एक गैमीट्स में आ जाएगा। मान लो ऐसे ही थोड़ा स्पर्म जैसा दर्शा दे, और ये दूसरा फैक्टर किसी दूसरे गैमीट में आ जाता होगा, इनकी दोनों फैक्टर सेपरेट हो जाते होंगे। क्योंकि यही प्लांट है, जैसे मेल गैमीट बनेंगे, इधर हमने मेल गैमीट सजा दिए, बिल्कुल वैसे फीमेल गैमीट बनेंगे, इधर फीमेल गैमीट बना लिए। अब तुम देखो, जब ये मिले तो जाइगोट में आ गया कैपिटल टी कैपिटल टी, ये मिले जाइगोट में आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये मिले कैपिटल टी स्मॉल टी, ये मिले स्मॉल टी। क्योंकि यहां ये भी फायर करने लायक कारतूस है, ये भी बारूद भरा हुआ कारतूस है, चाहे जो कारतूस चल जाए इफेक्ट आ जाएगा, मतलब टालनेस आ जाएगी। या ये कारतूस खराब है, खोखला है, मगर ये तो चलने लायक है ना, इसकी वजह से टॉलरेंस आ जाएगी, इसकी वजह से टॉलरेंस आ जाएगी। यहाँ एक भी कारतूस बुलंद नहीं है, बारूद से भरा हुआ नहीं, अर्थात इफेक्टलेस है, इसलिए यहाँ टॉलरेंस नहीं आएगी, पौधा ड्वार्फ रह जाएगा। तो हम तुमसे एक बात कहा करते हैं कि ये जो ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन वाली बात थी ना, इसी को उन्होंने कह दिया गया, इसी को कहा जाता है सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। वैसे इसको लॉ ऑफ सिग्रीगेशन कहते हैं, या लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड कहते हैं, या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स कहते हैं। बॉडी सेल्स में दोनों फैक्टर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इस स्पर्म में या इस मेल गैमीट में केवल कैपिटल टी है, इस मेल गैमीट में केवल स्मॉल टी। इसे ओवा बनाए, किसी ओवा में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल टी होगा, किसी में सिर्फ, और इनकी गैमीट्स ऑलवेज प्योर होते हैं अपने फैक्टर के लिए, उनमें एक साथ दोनों फैक्टर नहीं होते। तो चाहे लॉ ऑफ सिग्रीगेशन कह दो, चाहे लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड कह दो, चाहे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स कह दो, इस सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को कोई समझ पाया? इतनी सारी बातें देखो, हम लोग F2 तक ही ध्यान देते हैं, F3 F4 में कोई खास रिजल्ट में वेरिएशन नहीं होता है, इसलिए यही काम चल जाता है। इसको पूरी तरह तुम अपनी आंखों में बसा लो, जैसे ही हम तुमसे बोला करें, क्योंकि पूरी जेनेटिक्स इसी के इर्द गिर्द नाचेगी। जैसे ही हम पूछें पेरेंट जनरेशन, तो हमारे मन में तुरंत आ जाए कि एक होगा कैपिटल टी, दूसरा होगा स्मॉल टी। जैसे ही हमने कहा यपन, तुरंत तुम्हारे मन में आ जाए कि जेनेटिकली अर्थात फैक्टर के अकॉर्डिंग तो कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे, लेकिन फिजिकली या फिनोटिपिकली ऑल टॉल होंगे। जैसे हमने F2 जनरेशन कहा, तुम्हारे मन में तुरंत आ जाए कि पहला बच्चा कैपिटल टी, दूसरा बच्चा कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा बच्चा कैपिटल टी स्मॉल टी, चौथा बच्चा स्मॉल टी। ये तो हुए जीन्स के टाइप। हालांकि अभी जीन शब्द नहीं आया था, जॉनसन ने बाद में जीन शब्द बोला था, लेकिन जल्दबाजी में तो बोलना ही पड़ता है। तो जीन का जेनेटिकली तो ऐसे हो गए, और फिजिकली फिनोटिपिकली तो कह सकते हो पहला, दूसरा, तीसरा टॉल, चौथा ड्वार्फ। तो एक तो तुम्हें पूरी तरह ये नजरों में बैठा हो कि यब्बन से जब गैमीट्स बनाएंगे तो कुछ कैपिटल टी वाले तो कुछ स्मॉल टी वाले बनेंगे। अच्छा, अगर संभव हो तो ये कुछ पॉइंट और याद कर लेना। जैसे कोई पूछे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के केस में कितने प्रकार के गैमीट्स बनते हैं, तो बिल्कुल हमेशा बिल्कुल देखना ना पड़े, आंखों में हवा में तुम्हें दिखाई देता हो कि एक बनेगा कैपिटल टी वाला, दूसरा बनेगा स्मॉल टी वाला, इनकी दो प्रकार के गैमीट्स बनेंगे। अगर कोई पूछे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन या टोटल नंबर ऑफ जाइगोट कितने बनते हैं, भाई एक दो तीन चार, चार बनते हैं भाई। कोई पूछे नहीं, उन फिनोटिपिकली कितने प्रकार बनते हैं, फिनोटाइप मतलब फिजिक का टाइप, सकल सूरत का प्रकार, तो कहोगे दो ही प्रकार के बनते हैं भाई, तीन पौधे टाल बनते हैं, एक द्वार बनता है ना, इनकी कुछ टॉल बनते हैं, कुछ द्वार बनते हैं। भाई क्या अनुपात है उनमें, फिनोटिपिक रेशियो क्या है, तो कह दो 3:1 का है, मगर हम कहेंगे 3:1 मत बोला करो, कहो 3/4 और 1/4। 3/4 कहने से हमें पता चल जाता है 75% पौधे टॉल तो 25% पौधे ड्वार्फ होंगे, क्योंकि जरूरी खेत में 4 पौधे हो सकता है 2000 पौधे पैदा हो, और तुमसे पूछ दिया जाएगा कि इन 2000 पौधों में से कितने टॉल होने की संभावना है,
तो तुम कह सकते हो 3/4 अर्थात 1500। कितने ड्वार्फोनिक संभावना है 2000 में से? 1/4 यानी कि 500। तो 3/4 1/4 बोला करो, ठीक। इसी तरह कोई पूछे कि जीन का टाइप बताओ, तो पहला बॉक्स देखो, दोनों कैपिटल टी है, दोनों कैपिटल टी है, कैपिटल टी कैपिटल टी। दूसरा बॉक्स, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। तीसरा कैपिटल टी स्मॉल टी। चौथा स्मॉल टी स्मॉल टी। तो टाइप कितने हुए? 3। पहले बॉक्स में जो फैक्टर लिखे पूरी तरह अलग है, दूसरे तीसरे में एक समान है, चौथे में डिफरेंट है। यानी कि टोटल 3 टाइप हुए जीन्स के, यानी कि फैक्टर के। अनुपात क्या है? तो 1/4 पहला वाला, 25% इस तरह का बनेगा। फिर ये मिला दो, कितने? 4 में से 2 यानी कि 2/4। और ये एक अलग है 1/4। तो 1/4 2/4 1/4। चूंकि नीचे 4 हटा देते ना, तो रेशियो आ जाता है 1:2:1 का। अभी हमने तुम्हें टेस्ट क्रॉस नहीं पढ़ाया है, लेकिन एक नजर अभी डाल लो, हम बाद में इसको करके दिखाएंगे कि अगर मोनोहाइब्रिड केस में टेस्ट क्रॉस रेशियो पूछा जाए तो क्या आता है, तो 1:1 आता है। क्यों, कैसे आता है, हम तुम्हें बताने पर भी बताएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस के दम पे, मतलब वन जीन इनहेरिटेंस के दम पे, 3 में से कितने लॉ बनाएंगे? 2 लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, ठीक है ना। तो हम लोग इतना ही आज पढ़ेंगे, इसमें अगले लेक्चर में आगे पढ़ेंगे।